शुभांकर जी जी बताइए, शुभेंदु अधिकारी जी को क्या हो गया है? पूजा जी सबसे पहले तो मैं अनिला जी को और यहाँ पे बैठे सभी पैनलिस्ट को जय माँ काली। और जी हाँ, मैं सनातन हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। और दूसरी बात, मैं सच बात बताऊं तो मुझे मतलब आज मैं अनिला जी का दर्द जो है वो मैं साझा करना चाहता हूँ। हम दोनों के दर्द एक जैसे हैं कि इतने बड़े देश में सिर्फ दो ही मुख्यमंत्री जो है, वो चाहे कोई भी कारण हो, सही गलत, लेकिन वही दो ही मुख्यमंत्री चर्चा में बने रहते हैं, एक इनके वाले और दूसरे खैर। तो अब बात आती है जब आप कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी, देखिए शुभेंदु अधिकारी तो खैर इनके पार्टी के साथ बनी इस वजह से है ताकि वो नारदा नाम का एक जो स्कैम था ना, उसके ताकि चर्चा ना हो सके, उसका नाम फिर से बाहर ना निकल सके, वो संदूक फिर से ना खुल सके, द पैंडोरास बॉक्स वो दोबारा ना खुल सके। तो उनके पास तो एक वजह है, लेकिन वो दर्द उनका भी कहीं ना कहीं छलकता है। जैसे कि अभी बात यही है ना कि शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया, तो ये बात वहां की लाइन को वो समझ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास तो उन्होंने बंगाल में कभी प्रूफ ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की, दलितों की कभी बात की ही नहीं। सिर्फ एक ही बात होती रही, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और हुआ क्या? हुआ ये कि चुनाव में एक बात समझ में आ गई कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ के कहीं ना कहीं 48% अगर टीएमसी का हो जाता है और इनका घट के 36% पर आता है, तो बात ये समझने वाली है कि अगर 23% उसमें से मुस्लिम मान लिया जाए तो बाकी 35% कौन है? और इसका जवाब इनको पता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव्स जो बार बार आते हैं वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। इसलिए आज के दिन में शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले नैरेटिव को चेंज करने से बात शुरू कि नैरेटिव चेंज कर दे। अब ये है कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, किसका साथ किसका विकास, ये सब बातें नहीं होनी है। विकास की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बंगाल को तो आपने कभी उसका जो पावना था, उसका जो पैसा जो था, वो कभी आपने कभी क्लियर ही नहीं किया। और रही बात जहां तक मुख्यमंत्रियों की, योगी जी की, मैं एक बात बता दूं, योगी जी को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश का सबसे बड़ा दो वर्चस्व, भले कितना ही उनको हटाना चाहे लेकिन उनका नाम अपने जुबान पे नहीं लिख सकते। और ये कहते हैं कि भाई हमारे जो है पार्टी में इतनी जो है हिम्मत है, इतना, कोई नाम नहीं ले पाता साहब एक दूसरे का ना। और यहां पे सबको पता है कि अगर जेपी नड्डा साहब अगर जोर गले से कहते हैं कि अब आरएसएस की हमको दरकार नहीं है, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, उन्होंने खुद कहा, तो ये बात हम सबको समझ में आती है कि जुबान उनकी जरूर थी लेकिन ये शब्द उनके नहीं थे, क्योंकि आरएसएस इनके यहां वो एक सबसे बड़ा अनुशासन है, उस संघ से ज्यादा एक अनुशासन था बीजेपी। लेकिन आज उस अनुशासन की कहीं ना कहीं स्टैंड खोती चली जा रही है। और इस वजह से वो जो कहते हैं ना, आग को पानी से और पानी को आग से डर बने रहना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम रहे। और वो जो है आज के दिन में अनिला सिंह जी की भी जरूरत बनी हुई है, लेकिन सिर्फ बोल नहीं सकते। और बात फिर वही आती है, क्या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नीतियां? आप यूपी में तो ये नहीं कहते कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, यूपी में आप नहीं कह सकते। आप महाराष्ट्र में ये बोल के जाएंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ, नहीं जा सकते। आप गुजरात में जाएंगे इलेक्शन में ये बोलते नहीं, अगर आप इतना फेवर कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के इस बयान का, तो वो तो सीधे तौर पर है ना, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। मैंने तो आपको तुष्टीकरण का जवाब से शुरुआत की, मैंने तो खुद ही, मुझे पता था ये प्रश्न आएगा इसलिए मैंने बताया कि अगर मैं मान लूं कि पूरे 23% मुसलमानों ने हमको वोट किया, तो बाकी 35% का वोट किसका था? वो किस धर्म से आते हैं? अगर बात यहां पे धार्मिक राजनीति की होती है तो यहां पे तो इन चीजों को सबसे पहले मसला समझना पड़ेगा। तुष्टीकरण क्या है? क्या तुष्टीकरण यह है कि बाहर से, जो बिहार से जो लोग लाए जाते हैं उनको अंदर गलत आधार कार्ड दिए जाए? क्या वो तुष्टीकरण का पार्ट माना जाना चाहिए कि नहीं? क्या ये तुष्टीकरण की बात आनी चाहिए कि नहीं? एक मंडल अध्यक्ष खुद कहता है, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष खुद कहता है कि हमारे पास एक बजट है ताकि हम संदेश खाली जैसे जो दृष्टांत है, यानी एक याद है ना, एक दृश्यम करके पिक्चर आई थी, यानी क्रिएटिंग अ विजुअल, तो उस विजुअल को हम लोग सक्सेसफुल एक तरीके से लाने के लिए, कॉन्स्पायर करने के लिए हमारे पास एक बजट होता है, हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होती है। ये हमारा नहीं कहना है, ये वो जो वीडियो लीक हुआ था जो उनके मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं ना, जस्ट क्रिएटिंग विजुअल्स,
आप ठीक है, आपकी आपकी सरकार को आपके राजनीतिक दल को खूब आपके वोट मिले हैं, अच्छे खासे जनता ने आपको मैंडेट दिया है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो लगातार हिंसा हो रही है या संदेशखाली का मामला, उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं एक बात मैं बता दूं, संदेशखाली को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले इस बात पर पूजा जी मैं बहुत गौर तरीके से बता दूं, क्योंकि संदेशखाली की बात तो सबसे पहले ये आनी चाहिए कि आखिर क्या संदेशखाली, फिर वही से मैं कह रहा हूं, क्या वो एक दृश्यम है? क्या उसको सिर्फ बनाया गया था, उसका विजुअल क्रिएट किया गया था, उसको एक माहौल बनाया गया था, लेकिन वो माहौल भी फेल हुआ, क्योंकि मत भूलिए संदेशखाली भी हार गए, संदेशखाली में नहीं जीते। तो अगर संदेशखाली के लोगों ने वोट से इनको नकार दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो दृश्यम वो नहीं जीते तो वो दृश्यम तो नहीं हो गया ना, वो दृश्यम कैसे हो जाएगा? अनिला जी बोलिए। तो मैं जानना चाहता हूं संदेशखाली में वोटिंग परसेंटेज कितना था? बोलिए अनिला जी। संदेशखाली का वोटिंग परसेंटेज खंगाल के देख लीजिए, 78% वोटिंग था। अनिला जी इस बात को नकार सकती हैं? ये नहीं कह सकते कि कम वोटिंग हुई तो जीत गए। चलिए, जो सवाल पूछे हैं जवाब देने दीजिए, जवाब तो ले लीजिए। बोलिए अनिला जी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में इनकी सीटें ज्यादा आई, इनको मुबारक। ठीक है, ऐसे लोग जो बात करते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट रीजन है वो चिकन नेक है, उसको काट दो तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उनको एनर्जी जो है ना ऐसे ही राजनीतिक दल देते हैं। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे कि जो वहां पर भव्य मंदिर बने हुए हैं पश्चिमी बंगाल में, वो टूटकर मस्जिद बन जाए। इसीलिए आप लोग इतनी भेदभाव की राजनीति करते हैं। हम लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, पर अगर हमारे धर्म के ऊपर, हमारी आबादी के ऊपर आंच आएगी तो क्या हम बोले भी नहीं? अगर हम बोलते हैं डेमोग्राफिक बैलेंस जो बिगड़ रहा है, जो कि सच्चाई है, आंकड़े बता रहे हैं, तो हमें कह दिया जाएगा कि आप सेकुलर नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करें। अगर हम बात करते हैं कि हाँ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, तो आरोप हमारे ऊपर लगाया जाएगा। आरक्षण आप देना चाहते हैं धर्म विशेष को, और हम कहते हैं कि नहीं ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो हमको कहा जाएगा कि आप जो हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तमाशा बनाया वो जो फसल, लेकिन आपकी बात को जनता ने समझा नहीं ना। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं अनिला जी, आने वाली पीढ़ी जो है उसको भुगतेगी। अनिला जी, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जता दिया ना किस नैरेटिव के साथ वो खड़ी नजर आई। नहीं पहुंचा आपका ये मैसेज जनता तक? आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो ये लोग तो नहीं रहेंगे, पर पूछेंगे जरूर। सोशल इंजीनियरिंग तो आपकी पार्टी में भी खूब हुआ ना 2014-19। अभी भी जो उपचुनावों को लेकर आप देख रहे हैं ना, कहां पीढ़ी का कितना असर दिख रहा है, कहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जा सकता है। क्या आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये तय कर रही है कि कहां कौन सा कैंडिडेट उतारना चाहिए? बिल्कुल। अरे मैं कहती हूँ कोई मुसलमानों में बुराई नहीं है, पर हिंदुओं के ऊपर अगर मुसलमानों को रखेंगे और हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे, ये तो सहन नहीं होगा। बोले दीपक रंजन। अगर आबादी में कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है कि एक जबरदस्त तरीके से बसाई जा रही है, बाहर से भी बुला बुलाकर बढ़ाई जा रही है, तो बिल्कुल बोलेंगे साहब। हमने कब कहा है कि जिसके पास पैन कार्ड है, जिसके पास आधार कार्ड है, जो वाकई में नागरिक है इस भारत का, उसको फायदा ना पहुंचे? पर ये गलत है कि आप हिंदुओं को नीचे